और सुन रहे बहनों और भाइयों, आज नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक करने आया था और मुझे जान के ये प्रसन्नता है, हालांकि इससे पहले भी कई दौर की बात मैं जिलों से कर चुका हूं, लेकिन ये जान के प्रसन्नता है कि हमारा संभाग अभी बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है। हरदा में तो केवल नए पॉजिटिव आने वाले केस, उनकी संख्या केवल 6 है, कल 7 थी। लेकिन बैतूल और होशंगाबाद में भी ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि संक्रमण अभी हमारी पकड़ में है, लेकिन ये कोरोना बहुरूपिया है। जरा भी असावधानी हुई और इसको मौका मिला तो हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए पूरी सावधानी की अभी आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है 31 मई तक कोरोना मुक्त नर्मदापुरम संभाग को कर देना, चाहे वो हमारा नर्मदा नगर हो, होशंगाबाद हो, बैतूल हो या हरदा। पूरी तरह से पॉजिटिव केस आना 0 हो जाए। और ये बात सच है कि अब रिकवर होके जाने वालों की, स्वस्थ होके जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आने वालों की संख्या घट रही है, इसलिए एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं। मेरा इतना ही आग्रह है कि जिन गांवों में अभी एक्टिव केस है, जिन वार्डों में अभी एक्टिव केस है, तीनों जिलों ने उनको कंटेन किया है। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के वहां सख्ती पूरी ताकत से जारी रखें। और यह बिल्कुल ठीक किया कि घर में होम आइसोलेशन ठीक से होता नहीं है। जहां हो जाए वहां ठीक है, लेकिन जहां ना हो जाए वहां कोविड केयर सेंटर में लाना ज्यादा ठीक है। और कोविड केयर सेंटर में हमारी अच्छी व्यवस्था है, तीनों जिलों ने अच्छी व्यवस्था की है। भाई इलाज का प्रबंध, चाय नाश्ता भोजन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। इसलिए अगर जरा भी लगता है कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वहां होम आइसोलेशन का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो उनको तत्काल कोविड केयर सेंटर में ले जाएं। मैंने बैतूल के बारे में कहा है कि बैतूल की बॉर्डर महाराष्ट्र की सील रखें, क्योंकि वहां से संभावना ज्यादा होती है। और तीनों जिलों से मैं कह रहा हूं, चाहे वो हरदा हो, चाहे वो होशंगाबाद हो और चाहे वो बैतूल हो, बाहर से आने वालों का ठीक से परीक्षण करते रहिए। क्योंकि जरा भी लापरवाही रही और हमने तो कंटेन कर लिया, बाहर से अगर संक्रमित लोग आ गए तो हम फिर से संकट में फंस सकते हैं, और अब फिर से संकट में नहीं फंसना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं फिर तीनों जिलों से कह रहा हूं और गांव-गांव से कह रहा हूं, जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उन्हें अद्भुत काम किया है। और कल्पना यही थी, कोरोना से कोई अकेली सरकार लड़ सकती है क्या? मैं भोपाल में बैठ के या हम भोपाल में बैठ के नहीं लड़ सकते थे। ये लड़ाई तो गांव-गांव में होनी थी। और इसलिए गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ी जवाबदारी, मैं फिर कह रहा हूं, आप ही कोरोना के युद्ध के असली योद्धा हो जो गांव-गांव में बैठे हो। बाढ़ में जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो असली योद्धा है, क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण तो गांव में है, और गांव में लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम कैसे हटाते कोरोना। मैं बधाई देता हूं कि गांव-गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने अपने गांव को बंद रखा है। अभी थोड़े दिन और, 1 सप्ताह पूरी तरह से बंद रखें। जो जरूरी गतिविधियां हैं वो कोविड के नियमों का पालन करते हुए गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखे कि वो कैसे हो सकती है। उपार्जन का काम ठीक हो गया, हमारा बेहतर हो गया, और उसमें सावधानी रही, इसलिए केस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। जरा भी असावधानी होगी तो बढ़ जाएंगे। इसलिए गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और वार्ड अपने अपने गांव और वार्ड को बंद रखें। सख्ती अभी जारी रहे। जो बहुत जरूरी काम है उनकी व्यवस्था आप खुद मिलकर बनाएं।
क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या हमारा प्रशासनिक अमला हो, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं। पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, पटवारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, हर का, चाहे हमारे पुलिस के मित्र हो, हर एक ने अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है। तो अभी 7 दिन तक सख्ती जारी रखनी है ताकि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं। हमारी कोरोना की आगे की स्ट्रेटजी क्या है? ये वायरस तो रहने वाला, ये खत्म थोड़ी होगा, ये घूमता रहेगा। हम इतने तैयार हो जाएंगे, 2 चीजें हम करेंगे। नंबर 1, किल कोरोना अभियान जारी हमारा रहेगा, ये 24 के बाद भी जारी रहेगा। खूब टेस्ट करते रहिए, ये स्ट्रेटजी है हमारी। टेस्ट ज्यादा इसलिए कि कहीं भी पॉजिटिव आए, पकड़ में तत्काल आ जाए। अगर पॉजिटिव घूमता रहा, कम टेस्ट हुए, तो वो कई को संक्रमित करके और फिर कोरोना को बढ़ा देता है। तीनों जिले में टेस्टिंग जारी रखें, कोई टारगेट नहीं है। आपको जितना लगे करो जी, ताकि कहीं जरा भी पता चले तो पकड़ में आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, वार्ड में और गांव में किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। कहीं भी सर्दी जुकाम बुखार की खबर मिले तो टीमें अपनी तैयार है। चौकीदार खबर करे या जिम्मेदार वहां से खबर करे, तत्काल टीम फिर से घर घर चली जाए। देखने ही तो है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, दवाई का किट देना है, तत्काल दवाई का किट दे देंगे, टेस्ट करवा लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। ये लगातार करते रहना पड़ेगा और कई दिनों तक करते रहना पड़ेगा। तो नंबर 1, सख्ती जारी रहे। नंबर 2, टेस्ट जारी रहे। नंबर 3, किल कोरोना अभियान जारी रहे। जरा भी संदेह हो तो तुरंत चेक करो और चेक करके तत्काल इलाज की व्यवस्था करो। ये अगर हमने कर ली तो अगर इक्का दुक्का मामला आया तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा और पकड़ में आएगा तो हम इलाज की व्यवस्था कर देंगे, संक्रमण फैल नहीं पाएगा। तो हम दुनियादारी भी चलाते रहेंगे और कोरोना से लड़ते भी रहेंगे। लड़ाई कठिन तब हो जाती जब इतने केस हो गए कि फिर सुझी नहीं पड़ेगी कहां करें। अभी तो अगर इक्का दुक्का केस आए, हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर लेंगे, कितने आदमियों से मिला ये देखो, घर के लोगों का टेस्ट कर लेंगे, पड़ोसियों का कर लेंगे, कहीं गया हो तो उनका कर लेंगे। तो उसमें क्या कहीं दिक्कत होगी तो पहचान के हम तत्काल उसका समाधान निकाल लेंगे। इसलिए ये अपना मंत्र है, टेस्टिंग जारी रहे, किल कोरोना अभियान जारी रहे, हमारा घर घर संपर्क अभियान हमारा जारी रहे, मेडिकल किट लगातार देते रहेंगे। ये अपनी रणनीति है, लगातार ढूंढना और पकड़ में आ जाए तो इलाज करना, फैलने नहीं देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य हमने तय किया है उस लक्ष्य को नर्मदापुरम संभाग निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले पूरा करेगा। एक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि कौन सबसे पहले करता है। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले करो और ये तब होगा जब गांव गांव में बैठा हुआ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल। ये कमेटी परमानेंट है, ये हर आपदा में काम आएगी और इस कमेटी का ये काम भी है कि बाकी योजनाओं को भी ढंग से नीचे लागू करने में मदद करे। जैसे राशन, हर गरीब को राशन मिल जाए, कोई वंचित ना रहे। 24 श्रेणियां और जोड़ के हमने तय किया कि संकट के समय कोई भूखा ना सोए। उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वहां भी सहयोग करे, इकट्ठी लाइन न लगाए, दूरी बना के रखे, नंबर से राशन मिल जाए, कोई वंचित ना रहे, राशन में चोरी ना हो जाए। नहीं तो हम दे रहे हैं 100 किलो 1 क्विंटल और पता चला कि 5-10 किलो उसी में से मार दिया। ऐसी घटनाएं कई जगह हो जाती, उसको भी चेक करने का काम कोई भोपाल से थोड़ी होगा, गांव में हो सकता है वो काम, वार्ड में हो सकता है वो काम। इसलिए वो काम भी हमको करना है। फिर हमने इतनी चीजें बनाई। एक, हमने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई इसलिए कि गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय उसको इलाज में परेशानी ना हो। सरकारी अस्पतालों में अभी प्रभारी मंत्री जी बता रहे थे कि इलाज बहुत बेहतर हुआ, मैं भी प्रसन्न। अगर सरकारी अस्पताल की रेटिंग ये है, बैतूल में भी बताया, होशंगाबाद में भी बताया, हरदा में बताया ही कि वहां लोग ठीक होके जा रहे हैं, तो ये जनता के असली अस्पताल तो यही है। और इसलिए हम फैसिलिटीज और क्या क्या बढ़ानी है
उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि तीसरी लहर की तैयारी हमको करना है। तीसरी लहर आएगी, और आएगी कैसे मैं बता रहा हूं आपको। तैयारी के दो मंत्र। एक, उसको प्रबलता से नहीं आने देना, मतलब जो मैंने प्रारंभ में बताया, टेस्ट करते रहना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना। तो अगर हम पकड़ते रहेंगे बीच बीच में तो ज्यादा आएगी नहीं। आप देखो, पहली लहर देख लो, सितंबर के महीने में पहली लहर में सबसे ज्यादा केस आए मध्य प्रदेश में, एक दिन में 2700 के आसपास। उसके बाद डाउन होना शुरू हुआ। डाउन होते होते अक्टूबर के अंत तक, नवंबर के प्रथम सप्ताह तक हम लोग थोड़े कंफर्ट जोन में आ गए, और हर एक को लगने लगा कि अब तो गया कोरोना। तो फिर से चीजें वैसे ही शुरू हो गई, आना जाना, भीड़ भाड़, शादी ब्याह, कार्यक्रम, त्योहार, उत्सव। उसमें धीरे धीरे कोरोना उस समय तो कम हो गया था, क्योंकि सख्त लॉकडाउन था, हवाई जहाज और रेलें भी बंद थी। इस बार तो रेल का संकट रहा ही, रेलों से लोग आते रहे, लेकिन सब चीज बंद थी तो डाउन हो गए। लेकिन धीरे धीरे संक्रमित घूमते रहे। एक हुआ, उसने 4 को किया, ज्यादा समझ में नहीं आया, 4 ने फिर 16 को किया, और 16 ने फिर 64 को किया। वो धीरे धीरे संक्रमित होते रहे, एक से दूसरे में फैलता रहा, और फिर बाद में एकदम विस्फोट हो गया। तीसरी लहर भी अगर आई तो लापरवाही के कारण इतनी तेजी से आएगी, लेकिन हम सावधान रहे तो आएगी, तो हम इतनी तेज आने नहीं देंगे। समय समय पे इलाज करके संक्रमण मुक्त करते रहेंगे हम। टाइम पे पकड़ लो तो वो लहर तूफान नहीं बन पाएगी, और लहर भी नहीं रहने देंगे हम उसको, तो छोटा सा नाले बना के रख देंगे कि जब चाहो तब रोक दो। तो इसलिए एक मंत्र तो अपना यही है कि सावधान रह के बड़ी लहर आने ही नहीं देना। और दूसरा मंत्र है अपना कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ा लेना। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दे रहा हूं कि अपने अपने अस्पताल में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, केवल जिला अस्पताल नहीं, नीचे तक हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी व्यवस्था को मजबूत करते चलें। फंड्स की व्यवस्था अलग अलग तरीकों से हो जाएगी। मैं ऑक्सीजन प्लांट के हम तैयारी रखें, और बच्चों का वार्ड हम जरूर हमारे तीनों जिलों में, आप देख लीजिए कहां कहां जिला अस्पताल में बना नहीं है हमको बच्चों का वार्ड, उसके नीचे भी जहां बन सकता है बच्चों के लिए स्थान सुरक्षित रखें। क्योंकि ऐसा अनुमान है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। तो एक हमारी मेडिकल फैसिलिटीज का, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार, यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और तीसरा, वैक्सीनेशन का अभियान हमारा, अधिकतम टीकाकरण। अभी मैं इसलिए जोर नहीं दे रहा था कि मेरा दिमाग पूरा लगा था कि हम संक्रमण को कैसे रोकें, बीमारों का कैसे इलाज करें, ऑक्सीजन की कैसी व्यवस्था करें, दवाई हम कैसे लाएं, रेमडेसिविर का इंतजाम हम कैसे करें। अब इससे हम उबर गए, केवल एक समस्या हमारे सामने ब्लैक फंगस बची है, तो उसके लिए भी हमने एक विशेष टैबलेट आती है, वो टैबलेट्स बुलवा ली है, वो आज पहुंच जाएंगी, जो इंजेक्शन का सब्स्टिट्यूट भी है, और इंजेक्शन के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के लिए भी मेडिकल कॉलेजेज में विशेष वार्ड बनाए गए हैं, तो उसमें भी लगातार ऐसे केस वहां रेफर होते जाए, उनकी भी इलाज की निःशुल्क की व्यवस्था हम करेंगे, ताकि जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लेकिन इसके अलावा अभी तात्कालिक की, अब रेमडेसिविर कोई उठाने वाला नहीं, इतनी बड़ी संख्या में आ गए, कहीं कोई मारामारी नहीं है, तो वो व्यवस्थाएं अपनी हो गई है। अब हमको भविष्य की व्यवस्था करनी है, ऑक्सीजन प्लांट की पर्याप्त उपलब्धता करनी, ताकि ऑक्सीजन की मारामारी ना हो, और उसके बाद हम वैक्सीनेशन के काम में लगेंगे। अब इस काम में लगे तो इसलिए वैक्सीनेशन को अभियान का रूप नहीं बनाया। 1 जून से आप सबसे, माननीय सांसदगण, विधायक साथियों से मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन के अभियान को भी कहीं भ्रांति है, भ्रम है, तो उसको भी दूर करें। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, दोनों डोज लग जाते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और दुनिया में अपवाद कोई घटना हो गई अलग बात है, लेकिन इससे बड़ा सुरक्षा चक्र कोई नहीं है। एक, दूरी बनाना, मास्क लगाए रखना, हाथ धोते रहना, और दूसरा वैक्सीनेशन। तो उस काम में हम लोग निश्चित तौर पर लगेंगे। और बाकी जो हम लोगों ने सरकार की योजना बनाई, मैं सचमुच में बहुत व्यथित मन से कह रहा हूं, पीड़ा बहुत हुई,
दर्द बहुत हुआ, क्योंकि लहर बहुत तेजी से आई, व्यवस्थाएं छोटी पड़ी एक समय, लेकिन अब फिर से वो बहाल किए। और वैसी स्थिति में जब महामारी पीक पे थी, हमारे कई साथी हमसे बिछुड़े, कई बच्चे अनाथ हो गए, ये जानकारी मिली। और जब ये जानकारी मिली तो मन में पीड़ा हुई, लेकिन मन में एक संकल्प भी पैदा हुआ कि हमारे रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है। आखिर वो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए हमने तत्काल योजना बना ली, योजना बन गई। 30 नवंबर को आप तय कर लीजिए, आपके जिले में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक ना हो, उनके खाते में हम पेंशन की पहली किस्त डालना चाहेंगे। तो तीनों जिले अगर ऐसे बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी तैयारी भी कर लें। हमने अपने सरकारी कर्मचारी, चाहे किसी भी स्तर का हो, वो नियमित कर्मचारी हो, वो दैनिक वेतन भोगी हो, वो कलेक्टर रेट वाला हो, वो आउटसोर्स वाला हो, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, वो आशा कार्यकर्ता हो, कई ऐसे हैं इनमें से जो कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस दुनिया में नहीं रहे। और जब हमें ये पता चला तो हमने तत्काल ये तय किया कि उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को फास्ट ट्रैक पे ले जाके अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। वो योजना भी हमारी तैयार है। अनुग्रह राशि 5 लाख वो देने का भी हमने फैसला किया है। फिर एक दर्द और मेरे सीने में रह रह के उठता था कि कई परिवारों में सदस्य की मृत्यु हो गई। अब ये काम बहुत सोच समझ के करने का था, लेकिन मैं तो भावनात्मक व्यक्ति हूं, मुझे लगा ऐसे परिवार की मदद होनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि ऐसे परिवार जो कोविड से प्रभावित होकर दुनिया छोड़ के चले गए, उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उसके नियम, उसकी प्रक्रिया हम बना रहे कि कोई ना कोई प्रक्रिया तो हमको तय करनी पड़ेगी, ताकि ऐसे परिवारों की भी हम सहायता कर सकें। बाकी राशन से लेकर बाकी चीजों का इंतजाम हमने किया है। परसों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, निर्माण श्रमिक, उनके खाते में हम पैसा डालने वाले हैं। हमने इसके पहले शहरी जो हमारे पथ विक्रेता थे, उनके खाते में पैसा डाले। अब ग्रामीण भी जो स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता है, उनके खाते में भी पैसा डालेंगे। आप जानते हैं आर्थिक गतिविधियां बंद है, लेकिन पूरी ताकत से, और बजट में पैसा नहीं आ रहा इस समय कोई टैक्स वैक्स का, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से अपनी जनता की भरपूर मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी जनता के लिए सरकार है, उसी जनता के लिए सरकार है। किसानों के खाते में हमने पैसे डाले, प्रधानमंत्री जी के भी आए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसे भी आए। उपार्जन प्रभावित नहीं होने दिया, उपार्जन लगातार होता रहा। 0% ब्याज का कर्जा जारी रखा और किस्तें भरने की तारीख भी बढ़ा के हमने 30 जून तक कर दी, ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए, संकट की इस घड़ी में कोई परेशान ना रहे। यह हमारा संकल्प है। मैं फिर अपील करता हूं कि ठीक दिशा में है हम, लेकिन लापरवाही किसी भी कीमत पर ना हो जाए, और नहीं तो बड़ी संख्या में संक्रमित आ गए तो फिर दुनिया चलाना मुश्किल हो जाएगी। हम कैसे देख सकते हैं कि अस्पताल में लोग बड़ी संख्या में भर्ती हो, ऑक्सीजन लगे, वेंटिलेटर लगे, वो नहीं होने देना है हमें। इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मेरे विधायक साथी लीड करें, सांसद जी गाइड करें, हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, आपके पार्षद हो, हमारे जनपद जिला पंचायत के सदस्य हो, सरपंच हो, गांव के पटेल हो, मुकद्दम हो, इन सबसे मेरा निवेदन है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि इतिहास में कभी कभी ऐसा मौका आता है जब सबको मिलकर लड़के जीतना होता है। ये कोरोना मानवता के खिलाफ संकट है, और इसलिए मिलकर इसका सामना करें। जो मैंने सावधानी बताई वो सावधानी रखें, और हर हालत में 7 दिन में करो या मरो, इसको समाप्त ही करना है। इसके बाद इक्का दुक्का आएगा तो लड़ाई फिर होती रहेगी, लेकिन परिस्थितियां हम ऐसी बना लेंगे कि लड़ते रहेंगे और खत्म करते रहेंगे, तो हमारी दुनिया भी चलती रहेगी, हमारी बाकी व्यवस्थाएं भी चलती रहेगी, और कोरोना से भी हम लड़ते रहेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक तरह की योजनाएं बनी है, सुविधाएं मिली है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और हम सब मिलकर लड़के इस कोरोना से निश्चित तौर पर जीतेंगे। एक बार मैं सभी को, जनप्रतिनिधि मित्रों को भी और प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों को भी, मिलकर लड़ रहे हैं, हम एक टीम के रूप में लड़ रहे हैं, कोई कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं।
और आगे भी कोई कसर ना छूटे, ताकि इस कोरोना से मुक्त हमारा नर्मदापुरम संभाग हो जाए और जिंदगी को हम फिर से सामान्य तौर पर बहाल कर लें। आप सबको मैं एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मिलके आप लड़े, आगे भी सतर्क रहना है, लड़ते रहना है, और जो खोलना है उसकी भी योजना बनाएंगे। क्या क्या खुलेगा, सब कुछ नहीं खुलेगा, नहीं फिर भीड़ हुई और फिर बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर लॉकडाउन करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए बाकायदा जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी कि पहले चरण में ये चीज खोलेंगे, दूसरे चरण में ये चीज खोलेंगे, तीसरे चरण में ये चीज खोलेंगे, और उसके साथ साथ गाइडलाइन भी कि जो निकलेंगे उनको मास्क लगाना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी, वो पूरी गाइडलाइन आएगी। दुकानदार दुकान खोलेगा तो चीजों का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि खुद ने भी मास्क नहीं लगाया और आने वाले भी मास्क नहीं लगा रहे, नहीं तो जैसे के तैसे हो जाएंगे। तो उस गाइडलाइन का जो बनेगी उसका पालन सख्ती के साथ करना। वो अगर कोई तोड़े तो कड़ी कार्रवाई करना है, क्योंकि वो केवल खुद प्रभावित नहीं होगा, वो बाकी सबको भी प्रभावित कर देगा। इसलिए कड़ाई तो रखनी पड़ेगी। वो गाइडलाइन भी जल्दी आपके सामने आएगी। आज तो मैं तीनों जिले की टीम को, जिले की भी, ब्लॉक की भी, पंचायत की भी, वार्ड की भी बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम करके सफलता के द्वार तक आप पहुंच गए। आप सफल होइए, यही मेरी शुभकामनाएं, और आप जीतेंगे ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।